नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में और मैं हूं आपका दोस्त कपिल। और दोस्तों आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड PCS, लोअर PCS, FRO और ARO एंड RO एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम उत्तराखंड ने UKPSC द्वारा और साथ साथ UKSSC द्वारा भी बहुत से एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन जारी होने पर लगे हुए हैं। अभी एक उलझन की बात यह है कि एक साथ इतने सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर पाना और उनको क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क बन गया है। मेरा सजेशन उन लोगों के लिए है जो लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम या फिर लोअर PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम उसको अपीयर हो रहे हैं, उन लोगों से मैं खासकर बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पहला मैं आपसे उत्तराखंड लोअर PCS के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, लोअर PCS का जो पेपर का पैटर्न है, प्री की बात अगर मैं करता हूँ तो प्री में आप देखेंगे कि 150 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें से आपका 15 लगभग 50 नंबर का आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और 100 नंबर का आपका GK GS का पेपर होने वाला है। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड अगर आप अच्छे से करके जाएं, मतलब जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, जो साइंस या किसी ऐसे बैकग्राउंड से है, जब या फिर जो लोग बैंकिंग की तैयारी में है या फिर किसी ऐसे सेक्टर की तैयारी में जहाँ पर वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग लगा रहे हैं, वो लोग तो एज पर हैं, बहुत एडवांटेज है उनको। अगर वो उस 50 आउट ऑफ 50 के लिए टारगेट करें या फिर 50 आउट ऑफ 48 एटलीस्ट टारगेट करें तो आप एक बहुत अच्छे मार्जिन के साथ उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि अब आपके पास अगर आप 50 आउट ऑफ 50 नॉन टेक यानी कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में ले आते हैं तो आपके पास जो बचता है 100 नंबर का GK GS, वहाँ आप अगर 40-45 नंबर भी अगर उसमें से निकालते हैं तो आप लगभग 95 प्लस चले जाएंगे। 95 मुझे लगता है कि एक कट ऑफ का जनरल के लिए एक एज है, बिल्कुल 95 से ±2 ही कट ऑफ जाएगा। उससे ऊपर जाने की बहुत, अगर पेपर ज़्यादा ही इजी आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज ज़्यादा चांस नहीं है कि 95 से +2 97 से ज़्यादा चला जाए, ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज इसी रेंज में कट ऑफ रहने वाला है। तो आपका टारगेट भी है कि 100 अगर आपका टारगेट हो जाए तो आप आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे और आप मेंस के लिए बैठ जाएंगे। लोअर PCS की बात है तो अब 50 आउट ऑफ 50 हो सकता है किसी को लगे हवा ही बातें हैं, हवा में बात कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है और ये पॉसिबल है। बहुत इजी पेपर आता है तो आप आराम से 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं। मैं किसी और का नहीं, खुद ही का एग्जांपल देता हूँ। इससे पहले शायद आपको याद होगा कि लोअर PCS 2016 में हुआ है। और अगर मैं FRO की भी बात करूँ साथ साथ, अगर लोग FRO का भी पैटर्न यही है प्री का, तो ACF का भी पेपर हो चुका है। तो उनके प्री में मेरा भी जनरल, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो ना तो मेरा GK GS के साथ बहुत अच्छा पहले से पढ़ा हुआ है। मैंने भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के साथ ही तैयारी स्टार्ट किया था और उस टाइम 2016 में लोअर PCS के लिए हार्डली मैंने 2 या 3 महीने नॉन टेक पढ़ा होगा। अदरवाइज मेरा पता था कि मेरा नॉन टेक्निकल सेक्शन GK और मतलब रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मेरा अच्छा है, तो मुझे 50 आउट ऑफ 50 वहाँ से लाने हैं। और बाकी मैं GK GS पोर्शन में 50% भी, अगर 100 में से 50 भी किसी तरह अटैम्प्ट कर पाया, वो भी मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ा था कि मुझे क्या पढ़ना है उस GK पोर्शन में। मैंने हिस्ट्री के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ा, मुझे पता था कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और उसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो जो पोर्शन या सिलेबस कम है, जैसे पॉलिटी का सिलेबस मुझे लगता है कि बहुत मेमोरी बेस्ड है, आप उसको याद कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस प्री डिफाइंड है, मतलब प्री डिफाइंड तो नहीं कह सकता, एरिया प्री डिफाइंड है कि इसी तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो मैंने पॉलिटी तैयार किया था, उसी तरह मैंने करंट अफेयर को थोड़ा सा देखकर गया। पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर मैंने तभी साथ साथ लगाया था। मैं आपको बताऊंगा कैसे करंट अफेयर की तैयारी करनी चाहिए वनडे एग्जाम्स में या फिर जिनमें प्री होता है वहाँ पर। उसको करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, उनके लिए तैयारी कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगा, ज्योग्राफी में मैंने अच्छा से तैयारी किया, मैप वेब से पढ़ा। तो मैं 2-3 महीने में ये सिलेबस कवर करके गया, उत्तराखंड पढ़ के गया अपना परीक्षा वाणी से ठीक ठाक तरीके से। तो मैं उसका 2016 में लोअर PCS का प्री क्वालिफाई भी हुआ और उसके बाद अभी ACF का भी मैं प्री क्वालिफाई किया था और अभी उसका मेंस दिया हुआ है। तो बस मेरा कहना यही है कि अगर आप लोअर PCS और FRO को टारगेट कर रहे हैं और आपको उनका प्री देखना है तो प्री में आप अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए। मतलब GK GS से ज़्यादा टाइम अगर आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड को देंगे तो 50 आउट ऑफ 50 लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मिनिमम सिलेबस है। आप किसी भी स्टैंडर्ड कोई भी एक बुक उठाएं, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का, कोई बुक का नाम नहीं लेने वाला हूँ, जो भी आपके पास हो, बस आपको क्वेश्चंस नंबर ऑफ प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चंस आने वाले हैं और वही आपको तैयारी करके जाना है। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आप 50 आउट ऑफ 50 तो आप वहाँ एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन में ले आएंगे।
अब बचता आपका नॉन टेक जीके वाला पोर्शन। देखिए जीके वाले पोर्शन में ये उन लोगों के लिए जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो लगभग 2-3 साल से जीके तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ ही रहे हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो यहाँ से चाहे वीडियो ना भी देखें आगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पहली बार तैयारी, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं या फिर TCS देना है लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, लाइक कोई लोग जॉब में हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, और जो पहली बार जा रहे हैं या फिर जो पहले से तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन एक मार्ग नहीं है, एक रास्ता नहीं है कि हाँ कैसे तैयारी करना चाहिए नॉन टेक एग्ज़ाम, या फिर मतलब मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे करना चाहिए, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। खासकर देखिए जीके पढ़ने से पहले आपको ये अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पर खेलो। अपनी स्ट्रेंथ का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ईजिली मेमोरेबल है आपके लिए, आप उसको याद रख पाते हो। या लाइक किसी को हिस्ट्री की डेट्स एंड फैक्ट्स याद रहते हैं अच्छे से, किसी को हो सकता है कि डेट्स एंड फैक्ट्स याद नहीं रहते, लेकिन ज्योग्राफी का जो कंसेप्चुअल पोर्शन है वो उनको अच्छे से याद रहता है। या फिर हो सकता है किसी को पॉलिटी वाला पोर्शन जो है, अनुच्छेद वगैरह उनको अच्छे से समझ में आता है, याद रहता है। तो अपनी स्ट्रेंथ को देखो। अगर आपका हिस्ट्री का स्ट्रेंथ है तो आप हिस्ट्री के साथ खेलो, थोड़ा हिस्ट्री अच्छे से करके जाओ। अगर आप ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का स्ट्रेंथ है तो उनके साथ। अब मैं उन मेजॉरिटी के साथ जाना चाहूँगा। मेजॉरिटी का क्या है, देखिए मेरा मानना है कि पॉलिटी सबसे इजी सब्जेक्ट है इन सब में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जो भी, अगर मान लो हम नॉन टेक फील्ड से नहीं हैं, हम टेक्निकल फील्ड से आते हैं, BSc किया होगा, BTech किया होगा, उनके लिए पॉलिटी वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट। आप पॉलिटी को तैयार करें, ठीक है। पॉलिटी में आप प्री डिफाइंड सिलेबस है, आपको कुछ आर्टिकल्स याद करने हैं, आपको कुछ शेड्यूल्स जो हैं आपको पता होने चाहिए, आपको पार्ट्स पता होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल किस पार्ट का है, कुछ इन डेप्थ आर्टिकल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो आपको जब पढ़ेंगे तो पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। पॉलिटी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे। पॉलिटी को तैयार करें। पॉलिटी के बाद आप, मेरे ख्याल से दूसरा जो ईजी सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा तथ्य हैं, बहुत लेंदी सिलेबस है, और लगभग पेपर में वेटेज अगर आप देखोगे तो 19-20 का वेटेज रहता है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे तो ज्योग्राफी और पॉलिटी के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। वेटेज लगभग 19-20 ही चलता है। तो जिसमें सिलेबस कम है, जहाँ से नंबर के आने के चांसेस ज़्यादा, तो उनको पहले फोकस करें। आपका मेन ऑब्जेक्टिव पेपर क्वालिफाई करना है तो उस पर ध्यान दें। हाँ, मेंस के लिए आपको पढ़ना तो पूरा सिलेबस ही पड़ेगा, लेकिन आपके पास प्री के बाद टाइम मिलता है तो आप वहाँ एटलीस्ट एक रीडिंग जरूर लगा सकते हैं सिलेबस की, वो आप कर सकते हैं। लेकिन प्री के लिए मैं यही कहूँगा कि आप पॉलिटी को तैयार करें, आप ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार करें। आप साइंस एंड टेक के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं, लाइक डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन सी डिजीज़ किससे होती है, ये इस तरीके का जो मतलब एकदम कोशिका के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, कुछ डिजीज़ जो चल रही हैं उनके बारे में, कोविड के बारे में। ये सब कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्पेशल, जो मतलब जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साइंस में भी बहुत सिलेबस है, लेकिन सब पूरे को नहीं पढ़ना है। सेग्रीगेट करें टॉपिक्स को, मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो पढ़ने चाहिए आपको। फिर उसके बाद करंट अफेयर पर आता है। देखिए करंट अफेयर में आपको बहुत सेग्रीगेट होकर पढ़ना है। आपको डेली अगर करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं या फिर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, अच्छा है, आप तैयारी करते चलें। लेकिन जो लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे थे लेकिन एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छी सी एक छोटा सा काम करना आपको यूट्यूब पे बहुत सी करंट अफेयर की वीडियोस अवेलेबल होती हैं। आप टॉपिक वाइज वीडियोस को देखें। लाइक आप सबसे पहले अवार्ड्स की वीडियो देख लें। आप एक डालें कि जनवरी से लेके अब तक 2021 में जितने भी अवार्ड्स हुए हैं, किसी ना किसी ने जरूर बनाया होगा, ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं, वरना मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में कौन कौन कहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से डालें और आप 6-7 महीने में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं एक ही वीडियो में आप सबको पढ़ें। जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, उनको नोट डाउन कर लें, अपने पास रख लें उसको। बस आपके पास अवार्ड्स वाला सेक्शन खत्म, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का फंसता है। करंट आपको पता होना चाहिए पेपर में क्या क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर पेपर को उठाएं और वहाँ से ऑब्जर्व करें, उसका एनालाइज करें कि एक क्वेश्चन अवार्ड्स से आने वाला है, एक क्वेश्चन ऑब्ituary से। ऑब्ituary मतलब होता है कि किसी की डेथ हो गई है तो वो किस फील्ड से रिलेटेड थे या फिर उनका नाम क्या है, इस फील्ड से रिलेटेड कोई मर गए हैं, उनका नाम क्या है, इस तरीके का ऑब्ituary का क्वेश्चन आता है। एक आप तीसरा आपका फील्ड होता है कि जो आर्मी प्रैक्टिसेस होती हैं ना, लाइक नेवी और आर्मी के जो प्रैक्टिस होते हैं दूसरे देशों के साथ, वो क्वेश्चन आता है, उसको तैयार करके जाएं। ये 3 सेक्शन आप अच्छे से तैयार करके जाएं। चौथा आपके पास आता है जो ये होती हैं अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लाइक इसके राज्यपाल बदल गए हैं, ये फिर कैग के कौन बनाए गए हैं मुखिया, इस तरह के आप क्वेश्चन। ये 4 मेजर पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन जनरली आते हैं। उसके बाद करंट अफेयर की अथाह है। करंट अफेयर में कुछ भी आ सकता है, कहीं पे किसी चीज़ की ओपनिंग हुई है या फिर कोई इंस्टीट्यूट बना हुआ है नया, कहीं पे कोई ब्रिज बना होगा, कहीं पे कोई हो सकता है कोई रेलवे का प्लेटफॉर्म में कुछ हुआ हो। इस तरीके के जो क्वेश्चन जो विविध प्रकार के हैं, इनको भी पढ़ लेना आप। मतलब
बेसिक मुद्दा ये है कि आप सेग्रीगेट करें टॉपिक्स को। आप रैंडम अगर करंट अफेयर ऐसे उठा लेंगे कि जनवरी के करंट अफेयर सारे पढ़े तो रैंडम हो जाएगा एकदम, आप उसको याद कर पाना बहुत मुश्किल है। आपका माइंड एक तरह की इन्फॉर्मेशन को याद जल्दी करता है, अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन को याद कर पाना मुश्किल होता है। लाइक आपके पासवर्ड अगर आपको देखा हो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एक ऐसा पासवर्ड याद रखना है जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, एक नंबर हो, तो उसको याद रखना दिक्कत होती है हमारे माइंड को ही, क्योंकि वो एक तरह की इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहता है। तो या तो न्यूमेरिक होगा तो याद रख लेगा, है ना। तो आप उसी तरीके से पेपर को, अपने सिलेबस को सेग्रीगेट करें, आपको क्या पढ़ना चाहिए वो आप करंट अफेयर में देखें। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, ये 4 पोर्शन मेरे ख्याल से लमसम आपका 50 से 60% पेपर यही बना देते हैं। फिर इकोनॉमिक्स आपका करंट अफेयर में आ जाता है सारा का सारा, तो आप बजट पढ़ के जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे आप करंट अफेयर में थोड़ा देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे क्या क्या स्कीम आई है, कौन सी स्कीम किस सेक्शन के लिए चलाई, किसानों के लिए क्या किया है, महिला वर्ग के लिए क्या किया है, SC ST के लिए कौन सी वर्कर्स के लिए और उनके लिए कौन कौन सी स्कीम सरकार ने चलाई है, ये आप पढ़ के जाएँ। वृद्ध या फिर मतलब जो वृद्ध होते हैं उनके लिए कौन सी स्कीम चलाएँ, कोई स्पेशल आपके पास टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड स्कीम्स को आप एक पेपर में लिख लें, नोट डाउन करें, उनको हर 15 दिन में 10 दिन में रिवाइज करते जाएं, आपको वो स्कीम्स याद हो जाएंगी। तो पेपर में आपको बहुत सहूलियत है, क्वेश्चन कम से कम सोल्व होने वाला है, आपका आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करता है ये आपको। इस तरीके से आप अगर पेपर को, अपने सिलेबस को सेग्रीगेट करेंगे और बहुत ही पॉइंट वाइज तरीके से पेपर ओरिएंटेड अगर आप स्टडी करेंगे, तो मेरा दावा है कि आप प्री तो एटलीस्ट आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। मेंस के लिए हाँ आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना ही पड़ेगा, आपको इन डिटेल थोड़ा सा, लगभग आपको सिलेबस तो पूरा पढ़ ही लेना है, आपको हर टॉपिक्स के बारे में टचअप एवरेज नॉलेज तो होनी ही चाहिए। देखिए ये एग्ज़ाम आपसे किसी भी स्पेशलाइजेशन की दरख्वास्त नहीं है इसकी केवल एक एवरेज नॉलेज अगर आपके पास, आप जनरलाइज नॉलेज है तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरल नॉलेज रखिए, जनरल नॉलेज के ही पेपर हैं, तो ऐसा मत। और दूसरी बात, अपने दोस्तों से, या फिर दोस्त तो नहीं कहना चाहूँगा, या फिर जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनसे थोड़ी भी दूरी बनाए रखें तो बेटर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके माइंड के साथ खेले कि आपने ये नहीं पढ़ा, उसने वो पढ़ लिया, तो आप अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। आप अपना जो आपने पाथ चूज़ किया, जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, उसी पर लगे रहें, अपने पर बिलीव रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, आप वो एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। और ऐसी आशा करते हैं कि उत्तराखंड PCS का जब रिजल्ट आए तो उसमें आपका नाम हो, आपका सिलेक्शन हो, आपके जितने भी सपने जो आपने तक देखे हैं, आप तैयारी में लगे हुए हो, वो पूरे हो जाएं। इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है, और प्रोत्साहन के लिए आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूँगा। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद।